स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका के बारे में, स्टेटस एंड रोल। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान या पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। जैसे कि मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची होती है, जबकि खिलाड़ी न होने पर क्रीड़ा जगत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता है। संयुक्त परिवार में दादा परिवार का मुखिया होने से सम्माननीय और शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी होने पर अधिकारी और क्लर्क की तुलना में नीचा माना जाता है। एक हरिजन मेजर का स्थान सेना में ऊंचा है, जबकि जाति व्यवस्था में नीचा हो सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई ना कोई पद या दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। और एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज अपेक्षा करता है और उसके अनुरूप वह जो कार्य करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। प्रत्येक समाज की संरचना और संगठन का निर्माण अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों और भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। इसीलिए बिरस्टिट ने कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज में उनके महत्व और उपयोगिता के आधार पर ही परिस्थितियों के साथ सम्मान और शक्ति जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों के द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक पिता, पति, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, छात्र किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे, यह सामाजिक नियमों के द्वारा तय होता है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को हम परिस्थिति और भूमिका का संतुलन कहते हैं। यह संतुलन ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में समाज व्यवस्था विकटित होने लगती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति समाज में परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण भी करते हैं। सामाजिक परिस्थिति और भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वालों में लिंटन, हीलर, मर्टन, पार्सन्स और डेविस ने महत्वपूर्ण कार्य किया। ये प्रमुख समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक परिस्थिति और भूमिका के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार या अवधारणाएं प्रकट की थी। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति और भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन राल्फ लिंटन पहला समाज वैज्ञानिक माना जाता है जिसने इन दोनों ही अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके बाद हम देखेंगे कि परिस्थिति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा जो दी गई हैं वे कौन कौन सी हैं और वे अपनी परिभाषाओं में क्या स्पष्ट करते हैं। जैसे इलियट और मेरिल ने कहा कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेपियर ने कहा है कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। किम्बाल यंग ने कहा कि प्रत्येक समाज और समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। लिंटन ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। बिरस्टेट ने कहा है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या एक समूह में एक पद है। डेविस कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है और जो जनरीतियों और रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन सभी परिभाषाओं से हमें स्पष्ट होता है कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह
या समाज में पद की सूचक होती है और ये पद व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। या जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अध्यापक है तो इसका अर्थ ये है कि कोई उसके छात्र भी होंगे। बिना छात्रों के कोई भी अध्यापक कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नेता है तो इसका अर्थ ये है कि कुछ व्यक्ति उसके अनुगामी भी हैं, क्योंकि बिना अनुगामी के हम नेता की कल्पना ही नहीं कर सकते। इस प्रकार एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में देखा जा सकता है। परिस्थिति शब्द एक ओर तो श्रेणी के विचार को प्रकट करता है तो दूसरी ओर ये व्यक्ति के व्यवहार का भी बोध कराता है। परिस्थिति एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों की तुलना में प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों की परिचायक होती है। साथ ही प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड भी जुड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस परिस्थिति से संबंधित इन मानदंडों का पालन करे। ऐसा ना करने पर उसकी आलोचना की जाती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, लेकिन वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई और पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, लेकिन समूह और समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है। परिस्थिति और भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व भी हैं। जैसे प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों के द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसी कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वो क्या भूमिका निभाएगा। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का संबंध दूसरे व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाओं से होता है जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति और भूमिका को प्राध्यापकों और छात्रों की परिस्थिति और भूमिकाओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक ही परिस्थिति और भूमिका का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया है। प्रत्येक परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और अलग अलग अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। जैसे एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति और पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है और उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप करता है। परिस्थिति और भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूहों में बटा होता है। इन परिस्थिति समूहों के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं, विशेषताएं, स्वार्थ आदि होते हैं। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कभी कभी एक ही परिस्थिति समूह में संगठन भी पाया जाता है, जिसे पूंजीपति और श्रमिक परिस्थिति समूहों में अपने अपने संगठन पाए जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, लेकिन वह सभी का निर्वाह समान योग्यता और कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। एक व्यक्ति समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार जितने उचित ढंग से अपनी भूमिकाएं निभाता है, उसकी समाज में उतने ही अनुपात में प्रतिष्ठा होती है। समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संसरण और विभेदीकरण पैदा होता है, जो उदग्र और क्षैतिज रूप में हो सकता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, और दूसरी ओर कुछ परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा अर्जित करता है। सामाजिक परिस्थिति के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी
परिवार विशेष में जन्म लेने और परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है और बच्चे को उस समय प्रदान की जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में प्रदत्त परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं। परिस्थितियाँ बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा और रूप भी निश्चित करती है। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप और लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध और अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु और विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियाँ प्रदत्त प्रकार की होती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम और परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधार हैं। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण अनेक आधारों पर होता है। जैसे प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण का आधार है लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्मकाल से ही निश्चित और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है जो आजीवन स्थायी बना रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की परिस्थितियाँ और भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी, धार्मिक और एक विवाही माना जाता रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी और संपत्ति के रूप में समझा जाता है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा और व्यवसाय से अलग रखा गया है। दूसरी ओर पुरुषों को बहुत साहसी माना जाता है, वीरता, तर्क, शौर्य का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे कि सिलाई है, बर्तन बनाना, खाना बनाना, बच्चों के पालन पोषण का कार्य सौंपा गया है, जबकि पुरुष पशुचारण, मछली मारने, शिकार और युद्ध करने आदि के कार्य करते हैं जिनमें अधिक शारीरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। कई आदिम समाजों में स्त्रियां धार्मिक और जादुई क्रियाओं में भाग नहीं ले सकती। नीलगिरी के टोडा जनजाति में स्त्रियों को भेष पालन का कार्य करने की मनाही है। स्त्री और पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए। स्त्री और पुरुषों के कार्य विभाजन का आधार यह माना जाता है कि उनके आनुवंशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण अलग अलग होते हैं जिनके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी अलग होता है। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक रचना की भिन्नता भी उनके कार्यों में भिन्नता पैदा करती है। स्त्रियों को कई ऐसे कार्य सौंपे गए हैं जो कि गृह से ही संबंधित होते हैं, इसलिए ही उन्हें युद्ध, शिकार और शक्ति के कार्यों के स्थान पर बच्चों के लालन पालन से संबंधित और घरेलू कार्य सौंपे गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदत्त और अर्जित पद दोनों में ही भेद होते हैं। स्त्री एवं पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता पाई जाती है। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता है। भारत में गारो, खासी और नायर मातृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है और वे ही परिवार की मुखिया होती है। संपत्ति और धार्मिक कार्यों में वही प्रधान होती हैं। वंश और उत्तराधिकार भी स्त्रियों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्त्री और पुरुषों को कुछ कार्यों को छोड़कर शेष में समान रूप से नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। आयु भेद भी निश्चित और स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध आदि स्तरों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को अलग अलग परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है और एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई और छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है और बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है और वे परंपरा और संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से मत देने और उम्मीदवार होने या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी एक निश्चित आयु होना बहुत ज़रूरी होता है।
हिंदू संयुक्त परिवार का मुख्य वयोवृद्ध पुरुष ही होता है, जो घर में सबसे अधिक आयु का होता है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार भी आयु ही था। आयु के आधार पर परिस्थिति का विशुद्ध रूप तब दिखाई पड़ता है जब उस पद को प्राप्त करने में किसी अन्य तत्व का कोई हाथ न हो। किंतु सदैव ही परिस्थिति निर्धारण में आयु ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके साथ लिंग, व्यक्ति के गुण, नातेदारी, क्षमता, शिक्षा, संपत्ति और सांस्कृतिक आधार भी जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि एक ही आयु के होने पर भी लोगों को अलग अलग परिस्थितियां प्रदान की जाती है। जिन समाजों में आजीविका प्राप्त करना कठिन होता है, वहाँ युवा लोगों का अधिक महत्व होता है। एस्किमो लोगों में वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आयु का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन फिर भी इसे एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। प्रदत्त परिस्थिति का एक आधार है नातेदारी या किनशिप। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती है। एक व्यक्ति का अपने माता पिता और रक्त संबंधियों से संबंध होता है और उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता और भाई बहनों का चयन नहीं करते हैं। नातेदारी जैविकीय और सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता रहा है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, जीजा, साला, दादा, दादी, सास, ससुर या कोई भी, सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर ही तय होती हैं। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार और दायित्व भी होते हैं। समाज में माता पिता की सामाजिक स्थिति के अनुसार बच्चे को भी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि प्राणिशास्त्रीय रूप से बच्चे की विशेषताओं को माता पिता की विशेषताओं के समान समझा जाता है और बच्चे के सामाजिकरण के दौरान भी उसका मुख्य हाथ होता है। यद्यपि माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना एक विवाद का विषय है, क्योंकि बुद्धिमान और प्रभावशाली पिता की संतान मूर्ख भी हो सकती है और पागल व्यक्ति की संतान बुद्धिमान भी हो सकती है। इसी प्रकार निर्धन परिवार में जन्म लेने वाली संतान धन अर्जित करके संपत्तिशाली बन सकती है और अशिक्षित माता पिता की संतान शिक्षा ग्रहण कर नए आविष्कार कर सकती है। आदिम समाजों में तो अनेक सामाजिक परिस्थितियों का नातेदारी से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एक आधार है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति या प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। शाही घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थिति निम्न परिवारों और अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में ऊंची रही है। शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। काले और कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली और बीमार या अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। जाति और प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र और अछूत जातियों में जन्म लेने वाले से ऊंची समझी जाती है। इसी प्रकार काली और पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती रही है। अमेरिका और अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से ही वंचित रखा गया था। अमेरिका में कोई भी निग्रो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि समाज में व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के अनेक कारक होते हैं।